Okay, students, let us start with today's class. In the previous session, we have covered chapter 1, right? तो chapter 1 हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया. आई थिंक ज़्यादा ही डिस्कस कर लिया जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है. तो आज की क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी. CM2 में मैं कोई भी चैप्टर खोलूंगा ना, हमेशा हर एक को इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ. बिकॉज यू नेवर नो कि हो सकता है उस चैप्टर में से थ्रू आउट कुछ आए भी ना, लेकिन आने का हो सकता है उस चैप्टर में से 20 नंबर का आ जाए. तो कोई भी फिक्स्ड वेटेज नहीं है, तो इसलिए हमें हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके बहुत थॉरली करना है. तो आज के चैप्टर का नेम क्या है? व्हाट इज द चैप्टर 2 नेम? यूटिलिटी थ्योरम. सब पढ़ के आए हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर? बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो यहाँ से हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा हमें आइडिया लगाना शुरू करेंगे यहाँ से, इस चैप्टर से. तो सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है एग्जैक्टली. व्हाट डू वी मीन बाय यूटिलिटी थ्योरी और यूटिलिटी थ्योरम? एनी आइडिया प्रियांशी और एनी अदर ऑनलाइन स्टूडेंट? व्हाट डू वी मीन बाय यूटिलिटी थ्योरी? अगर मुझे लेमैन टर्म्स में समझाना है किसी को, तो यूटिलिटी थ्योरी में हम करने क्या वाले हैं? एनी आइडिया? हर एक कंजम्पशन को एक नंबर असाइन करते हैं जिसकी बेसिस पे हम जज करते हैं कि इतने कंजम्पशन से कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन. इस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं बोल सकते, मतलब ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है. हम इस कॉन्टेक्स्ट में जो यूटिलिटी थ्योरी CM2 के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे हम कंजम्पशन ज़्यादा फोकस करेंगे, वेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे. यूटिलिटी थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे? अगर मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो मैं उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करूंगा. मेरे पास 1 करोड़ पे कितनी यूटिलिटी मेरे पास है, ठीक है, मतलब कितनी सेटिस्फैक्शन है मेरे पास उस 1 करोड़ रुपए पे. लेकिन कल को इस 1 करोड़ पे मुझे कोई बोले कि आप यहाँ पे उसको बेट करो, वो 1 करोड़ का हो सकता है आपके पास 90 लाख रह जाए, हो सकता है वो 1 करोड़ का आपका 1.2 करोड़ सोचे विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी असम्पशंस. तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरी यूटिलिटी उस 1 करोड़ से 90 लाख आने में कितनी डिक्रीज हो रही है, और मेरी यूटिलिटी 90 लाख से 1 करोड़ से 1.2 करोड़ जाने में कितनी इंक्रीज हो रही है, वो हम यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करेंगे. एक यहाँ पे हमने रूल जरूर पढ़ना है, क्या कि आपके पास अगर मैं पूछूं कि पैसा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक सर्टेन लेवल पे आके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना मर्जी जुड़ता रहे, ऑब्वियसली, ठीक है. एज एन इन्वेस्टर, एज अ वेरी मतलब ह्यूमन, ये ह्यूमन नेचर है क्या कि जितना पैसा मेरे पास आता जाए मुझे वो कम नहीं लगेगा. मैं चाहूंगा मेरे पास और पैसा है, और पैसा है, और पैसा है. शायद आज की क्लास में, अगली क्लास में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसकी क्या? नॉन सेटिएशन. दिस इज अ नॉन सेटिएशन प्रॉपर्टी. क्या कि हमेशा मैं चाहता हूं मेरे पास पैसा ज्यादा आता रहे. लेकिन अभी हम यहाँ पे वापस आते हैं अपनी यूटिलिटी थ्योरी पे. तो यूटिलिटी थ्योरी पे आने से पहले, ठीक है, यूटिलिटी फंक्शंस आपको समझाने से पहले हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरम समझते हैं. एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरम के हमने 2 प्रॉपर्टी समझने. क्या है वो 2 प्रॉपर्टी? यू कैन जस्ट क्विकली लुक एट पेज 4. वहां पे आपको 2 प्रॉपर्टीज गिवन है. आपसे पूछ भी सकते हैं, अब आपका बुक वर्क आ सकता है, टेस्ट हो सकता है. यू कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द 2 थ्योरम्स ऑफ expected utility theorem, what are the 2 parts of the expected utility theorem? So read very carefully. The expected utility theorem states that a function uw, सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे uw. it can be anything, it can be log of w, it can be 1/w, it can be under root of w, anything. वो आपको फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको खुद से उसको नहीं सोचना. कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज रिप्रेजेंटिंग एन इन्वेस्टर्स यूटिलिटी ऑफ वेल्थ w एट सम फ्यूचर डेट. तो सबसे पहले हमने क्या सोच रहे हैं? एक फंक्शन के बारे में सोचना है जिससे हम एक इन्वेस्टर की यूटिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे होंगे. उसके बाद क्या बोला है? डिसीजंस आर मेड इन अ मैनर टू मैक्सिमाइज द expected value of utility given the investor's particular beliefs about the probability of different outcomes. इसके बाद हमें क्या बोला है कि आपके पास एक यूटिलिटी का फंक्शन आ गया, उसके बाद उस फंक्शन को यूज करके हम हर एक केस में क्या करने की कोशिश करेंगे? यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे. मतलब आज के डेट में अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है अपनी वेल्थ को लेके, फ्यूचर टाइम में अगर मैं उस पर मेहनत कर रहा हूं, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहा हूं, तो मैं क्या चाहूंगा? जो मेरी सेटिस्फैक्शन है वो फ्यूचर टाइम पे जाके इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. ऑब्वियसली आई वांट टू मैक्सिमाइज दैट सेटिस्फैक्शन. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी. नाउ व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड एक्सपेक्टेड? यहां पे अब थोड़ा सा CS1 रिवाइज करो. एक्सपेक्टेड टर्म हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज या तो कोई हमें बोल दे कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपको मैं 1 साल बाद या फिर 10 दिन बाद मैं आपको 1.1 करोड़ रुपीज दे दूंगा. तो यहाँ पे क्या है? सर्टेनिटी है कि 1.1 करोड़ मिलना है. लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपको सर्टेनिटी किसी चीज की नहीं मिल सकती. आपको क्या ऐसी असम्पशंस आ सकती है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आज मेरे पास 100 रुपए है, प्लस 20 में आपको इस इंक्रीमेंट दे दूंगा विद प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड -20 का इंक्रीमेंट दे दूंगा विद प्रोबेबिलिटी 1/2. तो यहाँ पे जब मैं यूटिलिटी निकाल रहा हूँ, जैसे मान लो लॉग फंक्शन ही है, अब मैं uw इक्वल्स टू log w अगर मैं फंक्शन लूँ तो मेरी कैसे निकालूंगा मैं यूटिलिटी? व्हाट आई विल बी सेइंग, या फिर मान लो अगर मैं जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? इट विल बी हाफ ऑफ log ऑफ 100
प्लस 20 हो जाएगा अगर हमारे पास 20 का इंक्रीमेंट आया तो, प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ व्हाट 100 माइनस 20 विच इज 80. This is what you mean by expected utility because we are taking different probabilities into the consideration. Online students, clear till here? यूटिलिटी फंक्शन पे भी फोकस मत करो कि सर ये log w कैसे आया. दिस इज समथिंग गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पर गिवन है इंफॉर्मेशन. क्लियर टिल हियर? अब एक जनरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का. Quickly write in your notebooks. Expected utility is always equals to summation I going from 1 to n pi utility with wealth wi. इसका क्या मतलब है? अभी अभी जो हमने क्वेश्चन करा, pi क्या बताएगा आपको? प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास wi वेल्थ होने वाली है एट सम टाइम, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. ऐसे मैंने कितने अरेंजमेंट्स ले लिए? n अरेंजमेंट्स ले लिए. जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास दो चांसेस थे. ठीक है, दो तरीके की हमारे पास वेल्थ हो रही थी, या तो 20 से इंक्रीज हो रही थी या 20 से डिक्रीज हो रही थी. तो मैंने क्या बोला? हाफ ऑफ लॉग ऑफ 120 प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 80. अगर मैं आपको जनरल फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखता तो मैं कैसे लिखता? हाफ ऑफ यूटिलिटी ऑफ क्या w1 प्लस हाफ ऑफ यूटिलिटी फंक्शन ऑफ w2. यहाँ पे w1 w2 क्या रिप्रेजेंट करते? w1 रिप्रेजेंट करता आपका 120, w2 रिप्रेजेंट करता 80. तो यही इस फॉर्मूले का मतलब. इज इट क्लियर? अगेन वी आर गोइंग रियली स्लो. आई वांट कि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. ठीक है, सब केसेस आ रहे हैं तो इसी बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. क्विकली अटेम्प्ट दैट. Students, quickly attempt this question. Derive an expression for the expectation of investor X's next period wealth if he invests a proportion A of his current wealth W in equity A, which pays minus 4% or plus 8% with respective probabilities 1/4, 3/4 and rest in the non-interest bearing bank account. तो आपको यहाँ पे अभी सिर्फ एक्सपेक्टेड वेल्थ निकालनी है. अभी आपको यूटिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला कि एक्सपेक्टेड वेल्थ क्या होएगी. तो क्या बोला? अगर 1 यूनिट से मैं उस इन्वेस्टर की वेल्थ रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ तो ए प्रोपोर्शन जो है हमारा इक्विटी ए में चला गया और 1 माइनस ए जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बैंक अकाउंट में चला गया. मान लो करंट अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, तो वो वाला पैसा तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस ए इंटू डब्ल्यू प्लस जो ए प्रोपोर्शन वाला पैसा है, जो ए डब्ल्यू वाला पैसा है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो कितना हो जाए? 1 माइनस 4% विच इज 0.96. ठीक है, प्लस 3/4 प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाए? 8% से बढ़ जाए विच इज 1.0. दैट्स इट. क्लियर? तो ये CM2 वाले बच्चों के लिए तो केक वॉक होना चाहिए. आई एम एज्यूमिंग. अभी हमने क्या निकाला यहाँ पे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अभी हमने क्या निकाला? सिर्फ एक्सपेक्टेड वेल्थ निकाला है. हमने निकालनी क्या? एक्सपेक्टेड यूटिलिटी. अब इसी सेम क्वेश्चन की हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पूछिए. ट्राई टू सॉल्व दिस. आपको सिर्फ एक्सप्रेशन देना है अभी, बिकॉज आपको ए डिफाइन नहीं कर रखा, तो सिर्फ एक्सप्रेशन देना है. फंक्शन आपको log w दे रखा है बेटा, यूटिलिटी का फंक्शन. Okay, again some out of the context question. Sir, why we are using log w as utility function? बेटा आप इसको इस तरीके से समझो कि सेटिस्फैक्शन को हमारे पास क्वांटिफाई करने का क्या तरीका है. मतलब मुझे क्या पता कि अमन इतने पैसे से सेटिस्फाई हो जाएगा, मुझे क्या पता पुनीत इतने पैसे से सेटिस्फाई हो जाएगा, मुझे क्या पता प्रियांशी इतने पैसे से सेटिस्फाई हो जाएगी. तो एज ए रिसर्चर या फिर कि एज अ कंपनी मैं क्या कर रहा हूँ? सबको एक डोमेन पे एक फंक्शन लेके फिर उसकी मैं यूटिलिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. समझे?
तो इसलिए एक तरीके का उसका फंक्शन log w ले लिया। अब जरूरी नहीं है log w, अभी हम चैप्टर में जब आगे जाएंगे आप देखोगे डिफरेंट क्वाड्रेटिक फंक्शन भी यूज कर रहे होंगे, हम अंडर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन भी यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे फंक्शंस यूज करेंगे। हम सिर्फ आपको ये समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम यूटिलिटी को किसी तरीके से क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प ले पाए। क्लियर हुआ अमन? अभी log w वाली चीज पे इतना फोकस मत करो, अभी सिर्फ आप ये फोकस करो कि हम निकाल क्या रहे हैं, ठीक है? उस निकालने के बाद उसको यूज कैसे करना है वो हम सीखेंगे। वेट फॉर दैट। तो आया एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का। सो EU विल बी इक्वल्स टू व्हाट? क्विकली टेल मी। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, चलो स्टार्ट करो, आप बताओ प्रियांशी कैसे करेंगे? पहले जो नॉन इंटरेस्ट वाला था उसको लिया है, तो नॉन इंटरेस्ट वाला था 1 माइनस a इंटू डब्ल्यू, तो इसके आगे log लगा दिया, तो ये बन जाएगा log 1 माइनस a इंटू डब्ल्यू, ऐसे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद वो दोनों लिए है क्या लिखूं? प्लस लिखूं, क्या लिखूं? प्लस 1/4 1/4 log 0.96 0.96 W w a, देन प्लस 3/4 3/4 log log 1.08 1.08. So everyone agreeing with this expression or have you written something else? I am giving you 2 minutes. Quickly confirm me, students. Quickly confirm me, students, have you written this same expression or have you written something else? इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्रियांशी? हाँ log को पावर में 1/4 और 3/4 को पावर में लेके फिर करके देखो, चलो मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ। नो, आई एम नॉट कन्फर्म वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ दी मैंने आप लोगों को सोचने की। किसी ने कोई और एक्सप्रेशन बनाया? क्विकली टेल मी। चलो मैं बता देता हूं, ये रॉन्ग है एक्सप्रेशन, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ढंग से समझा ही नहीं। समझो, हमने क्या बोला कि 1/4 प्रोबेबिलिटी है, 1/4 प्रोबेबिलिटी है, उसको अलग से सोचो कि क्या उसके पास पैसा बचेगा 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ, और 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ आपके पास क्या पैसा बचेगा। ये आपने लॉग अलग से कैसे ले लिया? ये यहाँ पे कहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, और अगर लिया है तो इस इतना पैसा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आपने बोला 1 माइनस AW बचेगा, इतना पैसा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो प्रियांशी, यू अंडरस्टूड इट रॉन्ग। क्लियर? तो अच्छी बात है, गलतियां करो, लेकिन अभी गलतियां करो, बाद में मत करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे
आपने क्या बोला कि जो आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है उसको आपने अलग से एक अलग वेल्थ कंसीडर कर ली, वो वेल्थ नहीं है, वो एक वेल्थ का एक पोर्शन है। तो W हमारे पास टोटल वेल्थ है, उस W में से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 1 माइनस ए मैंने कहाँ रख लिया, बैंक में रख दिया, और ए अमाउंट मैंने, ए पोर्शन मैंने कहाँ रख दिया, उस एसेट में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, जो मुझे कितना रिटर्न दे रहा है, जो भी 1/4 प्रोबेबिलिटी से कुछ दे रहा है और 3/4 से कुछ दे रहा है। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ मेरी टोटल वेल्थ कितनी आएगी और 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ मेरी टोटल वेल्थ कितनी आएगी, उसके बाद लॉग का हमें यूज करना है। आया समझ? तो अगर अब मैं पूछूं 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ मेरी टोटल वेल्थ कितनी होगी, इट विल बी 1 माइनस ए इंटू डब्ल्यू प्लस कितनी होगी 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ, क्विकली टेल मी। 0.96 इंटू ए डब्ल्यू, तो ये होगी 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ टोटल वेल्थ। आया समझ? अब 3/4 प्रोबेबिलिटी से कितनी होगी टोटल वेल्थ, अगेन 1 माइनस ए डब्ल्यू प्लस 1.08 ए डब्ल्यू। आया समझ मैडम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो किसी ने भी मुझे कंफर्म नहीं करा एक्सेप्ट प्रज्ञा। प्रज्ञा हैज गिवन मी दी राइट इक्वेशन, अदर देन दैट किसी ने भी करेक्ट नहीं करा। मैंने जान के आप लोगों को ये नहीं बताया था कि सही है या नहीं है, ताकि आप लोग सब गलत डायरेक्शन में सोचो और फिर करेक्ट पे आओ। तो कॉन्सेप्ट क्या है यूटिलिटी थ्योरी का या फिर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी का, क्या है कि सबसे पहले आप वेल्थ निकालो कि हर एक प्रोबेबिलिटी के साथ हमारी कितनी वेल्थ बन रही है, उसके बाद आपको यूटिलिटी फंक्शन का अप्लाई करना। क्लियर? अब इसको लॉग फॉर्म में लिख लो और फाइनल एक्सप्रेशन देखो क्या आ रहा है। तो इट विल बी 1/4 लॉग 1 माइनस 1.04 ए इंटू डब्ल्यू प्लस 3/4 इंटू लॉग 1 प्लस 0.08 ए इंटू डब्ल्यू। उसमें कॉमन वन में 11 लिया, नथिंग एल्स। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? आई एम गोइंग रियली स्लो, यहाँ से थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। मैथ्स पे नहीं कंफ्यूज होना, मैथ्स आप लोगों का सबका स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, सबके केसेस आ रहे हैं, आगे चलते हैं। लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। नाउ अटेम्प्ट दिस, वी विल बी डिस्कसिंग इट पार्ट वाइज। क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टर ए has an initial wealth of $100 which is currently invested in a non-bearing account, non-interest bearing account, and a utility function of again log W, where W is investor's wealth at any time. Investment Z offers return of -18 and 20% with equal probability. What is investor A's expected utility if nothing is invested in investment Z? जल्दी से बता दो क्या होएगी? पहली बात तो फिर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हुई नहीं, फिर तो नॉर्मल आपकी यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटीज कंसीडरेशन में नहीं आ रही। इट विल बी सिंपली लॉग ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ इज व्हाट 100। तो ये हो गई हमारी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, आप सिंपली बोल दो यूटिलिटी। क्लियर? क्योंकि हमने कुछ भी इन्वेस्टमेंट जेड में इन्वेस्ट नहीं करा। अब आते हैं व्हाट इज इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इफ दे आर इंटायरली इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट जेड। अगर सारा का सारा वो इन्वेस्टमेंट जेड के अंदर कर दे, मतलब कुछ भी पोर्शन उन्होंने नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में नहीं छोड़ा, तो फिर क्या होएगा? वही सेम चीज, समीशन पी आई इंटू यूटिलिटी डब्ल्यू आई। तो क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाय लॉग। मैं डायरेक्टली लॉग लिख रहा हूं बिकॉज मुझे फंक्शन गिवन है यूटिलिटी का। लॉग ऑफ वेल्थ कितनी हो जाएगी? एक बार कितनी होगी? एक बार 120 और एक बार 82। तो इट विल बी हाफ ऑफ लॉग 120 प्लस हाफ ऑफ लॉग 82। कितना आया आंसर? 4.597। इसका कितना आया था? 4.605। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों यूटिलिटीज को तो हमें क्या दिख रहा है? अगर भाई हम कुछ भी इन्वेस्ट ना करते इन्वेस्टमेंट जेड में तो ज्यादा यूटिलिटी आ रही है कंपैरेटिवली किसके? अगर हमने पूरा का पूरा जेड में इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा यूटिलिटी थ्योरी का कैसे यूज करना है हमें देखना है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है इन्वेस्टर को। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट पोर्शन ए ऑफ वेल्थ शुड बी इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट जेड टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी? व्हाट इज इन्वेस्टर एज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इफ दे इन्वेस्ट दिस पोर्शन इन इन्वेस्टमेंट जेड? आई एम गिविंग यू 3 minutes टू थिंक ओवर इट। जितने भी आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है क्लास 12 तक या फिर एक्चुअल में अभी तक, सिर्फ उसको अप्लाई करना है, नथिंग एल्स।
Okay, one student is saying, sir, as proportion A is being used, can we use the same expression as derived in the previous question? कर सकते हो, सेम एक्सप्रेशन कर सकते हो. एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पहले निकाल लो, क्योंकि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का आपका एक्सप्रेशन निकलेगा इन टर्म्स ऑफ ए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था. परफेक्ट परफेक्ट. एक्सप्रेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, फिर मैं आपको फर्दर 2 मिनट्स दूंगा. तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विद वेल्थ W विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ लॉग 100 माइनस 18 है, 100 माइनस 18 है, देन प्लस हाफ ऑफ लॉग 100 प्लस 20. अब हमसे पूछा क्या है कि हमें ए निकालने को बोला है, तो ए कैसे निकाल लेंगे? परफेक्ट. पहले हम सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, सिंगल डेरिवेटिव से ए फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा. क्यों डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? ये देखने के लिए कि मैक्सिमाइज वेल्थ हो रही है नहीं हो रही. वो कैसे पता लगेगा? अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आएगा तो अगेन ये मैक्सिमा का क्वेश्चन है. तो जल्दी से पहले इसको सिंगल डिवाइड करो, ए की वैल्यू निकालो, फिर डबल करो, डिफरेंशिएट करो, फिर करो. सबसे पहले निकाल लेंगे ई अगेन मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा आपके लिए, बहुत इजी डिफरेंशिएशन है. log x के डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x होती है, बट चेन रूल लगाना मत भूलना. चलो पहला क्वेश्चन है, बता ही देता हूँ. हाफ ऑफ 1/100 माइनस 18 है मल्टीप्लाइड बाय माइनस 18 प्लस हाफ ऑफ 1/100 प्लस 20a मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वेटिंग टू 0. a बताओ कितना आ रहा है, और d2euw बाई DA² ये भी बताओ लेस देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर इसका एक्सप्रेशन भी करके देख लो. चलो इसका एक्सप्रेशन भी बता देता हूँ मैं आपको. इट विल बी 9 इंटू माइनस 18 अपॉन 100 माइनस 18a का स्क्वायर प्लस 20 इंटू माइनस 10 अपॉन 100 माइनस 100 प्लस 20a का स्क्वायर. परफेक्ट. ए की वैल्यू आ गई मेरे पास. किसी और ने निकाली ए की वैल्यू? 27%. हाँ ठीक है, 0.2777. ठीक है, तो ये आ गई ए की वैल्यू. और मुझे बताओ यहाँ से आपको दिख रहा है साफ साफ कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है. वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर में दोनों स्क्वायर्ड फिगर है, वो पॉजिटिव होगी, और न्यूमरेटर में दोनों नेगेटिव फिगर है, तो ओवरऑल हमारा नेगेटिव हो गया. तो इसका मतलब हमें क्या पता लग गया कि अगर 27.77% वो इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट Z में इन्वेस्ट कर दे तो क्या मिलेगी उसको? मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मिलेगी. अब आपको वो यूटिलिटी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, ये वाली ए की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है. फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा? कहाँ माइनस नीचे है बेटा? ओवरऑल करके देखो, पहले करके देखो, फिर बताओ. एक माइनस से एक माइनस कैंसिल होएगा यहाँ पे. हाँ हाँ, एक नेगेटिव आएगा. ठीक है, करके देखो मैथ्स. लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लेफ्ट, यू हैव टू टेल मी expected utility using this proportion of investment in investment Z. Quickly do it. We haven't yet started the chapter.
परफेक्ट आराधना, it is 4.6066. Expected utility if investor invests 27.77% in investment Z. तो अगर इसको कंपेयर करें हम उस यूटिलिटी से जो हमें फर्स्ट पार्ट में मिली थी, वो कितनी थी 4.605, और यहाँ पे क्या आ रही है 4.6066, ऑलमोस्ट क्लोज है, बट स्टिल 27.77% इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर को मैक्सिमम यूटिलिटी देता। क्लियर? चलें आगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली कंफर्म, आई एम गिविंग यू 30 seconds ब्रेक, देन विल मूव टू 4 axioms of expected utility theorem. Very important. This can be directly asked as well. ठीक है, एक एक करके चारों एक्सियम्स देखते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरम के। सबसे पहला क्या है? कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या? इफ ए इज प्रेफर्ड ओवर बी एंड बी इज प्रेफर्ड टू ए, तो हम क्या बोलेंगे इसको? तो दोनों इक्वल है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ए को हम प्रेफर कर रहे हैं बी के ऊपर, बी को प्रेफर कर रहे हैं ए के ऊपर, तो हम क्या बोल रहे हैं? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो इन्वेस्टर की मर्जी है, कभी ए को चूज कर रहा है कभी बी को चूज कर रहा है, दोनों इक्वल है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स इफ यूटिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ बी एंड यूटिलिटी ऑफ बी is greater than utility of A, what we can justify? Utility of A is equals to utility of B. Clear? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम पे आते हैं, विच इज ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी इसमें देखो क्या बोला है हमें? इफ यूटिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ बी एंड यूटिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ सी, what can we imply? Utility of A is greater than utility of C directly, and utility of A equals to utility of B, utility of B equals to utility of C implies utility of A is equals to utility of C. Is it clear? इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, यूटिलिटी फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमने पढ़ा ना, जैसे जैसे वेल्थ इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। तो उसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा है ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन सी। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यूटिलिटी फंक्शन के केस में। थर्ड पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ये ध्यान से देखो, ये बड़ा अच्छा एग्जाम है। इफ एन इन्वेस्टर इज इंडिफरेंट बिटवीन टू सर्टेन आउटकम्स ए एंड बी, देन देयर आर ऑल्सो indifferent between the two gambles। वो क्या है? two gambles, A with probability P and C with probability 1 minus P, और दूसरा gamble क्या है? B with probability P and C with probability 1 minus P। तो अगर मैं इसको यूटिलिटी के टर्म्स में लिखूं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी टर्म्स में लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं? P इंटू यूटिलिटी ऑफ A प्लस 1 minus P इंटू यूटिलिटी ऑफ C विल बी इक्वल्स टू P इंटू यूटिलिटी ऑफ B प्लस 1 minus P इंटू यूटिलिटी ऑफ C। ठीक है, बात वही कर रहे हैं हम। अगर यूटिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू यूटिलिटी ऑफ बी है, तो हमने करा क्या? एलएचएस आरएचएस में ये वाली टर्म दोनों जगह ऐड ही तो करी है। क्लियर स्टूडेंट्स? सिर्फ उसको यूटिलिटी की टर्म्स में आपको समझने की जरूरत है। यहां तक क्लियर हुआ? फोर्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर डबल स्टार मार्क कर लो। आधा चैप्टर हमने इसके ऊपर ही पढ़ना है अभी। सर्टेनिटी इक्विवेलेंस, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। If A is preferred to B and B is preferred to P, then there is a unique probability P such that the investor is indifferent between B and a gamble giving A with probability P and C with probability 1 minus P। तो पहले समझते हैं बोल क्या रहे हैं। आपको ये गिवन है इन्फॉर्मेशन, यूटिलिटी ऑफ A is greater than utility of B is greater than utility of C। वो कह रहे हैं B एक आपकी सर्टेन इन्वेस्टमेंट है, बी एक आपकी सर्टेन इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको पता लगेगा मुझे इतना वेल्थ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बी चूज कर लो या फिर एक गैम्बल ले लो जिसमें पी प्रोबेबिलिटी है कि आपको ए वेल्थ मिलेगा और 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी आपको
सी वेल्थ मिलेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, एक इक्वेशन हमारी बनती है, फिर हमारा एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बनता है, P इंटू यूटिलिटी ऑफ A प्लस 1 माइनस P इंटू यूटिलिटी ऑफ C विल बी इक्वल्स टू यूटिलिटी ऑफ B। तो यहाँ पे B जो निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस B इज नोन एज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। लेकिन सिर्फ इस पर्टिकुलर गैम्बल का ही सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है। इज इट क्लियर? इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि दो ऑप्शन है, ठीक है, मैं इन्वेस्टर एक्स हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो कोई मुझे बोल रहा है कि मेरे पास आजा, मैं तेरे को फिक्स सैलरी दूंगा 50,000 की, ठीक है, मेरे पास आजा, मैं तेरे को फिक्स सैलरी दूंगा 50,000 की, या फिर वही पर्सन आपको कह रहा है कि मैं तेरे को 1/2 प्रोबेबिलिटी से 25,000 भी दे सकता हूं, या फिर 1/2 प्रोबेबिलिटी से 1 लाख भी दे सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन कि तू कैसा परफॉर्म कर रहा है। इज इट क्लियर? ये रेशियो नंबर से ही कर लो एग्जैक्ट 50,000 लाने के लिए, वो थोड़ा सा आई थिंक मिसमैच हो गया होएगा। यहाँ पे हम इसको कितना कर सकते हैं, 75,000 कर लो, चलो अब एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप में थोड़ी सी भूख होगी, वो कहेगा डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस, तो आधी प्रोबेबिलिटी है कि तू बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और मैं तेरे को 75,000 रुपये दे दूंगा, आधी प्रोबेबिलिटी की हो सकता है तो अच्छा परफॉर्म ना करे और मुझे बिजनेस में उतना फायदा ना हो तो मैं तेरे को 25,000 ही दूंगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप में या तो भूख हो कि नहीं यार मैं ये गैम्बल लेने के लिए रेडी हूँ कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाऊंगा और मैं 75,000 की तरफ भागता हूँ, और दूसरा चांस ये हो सकता है यार मुझे क्या पता कि वो मेरी परफॉर्मेंस कैसे रेट कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, मैं सेफ साइड रहता हूँ, 50,000 का पैकेज उठाता हूँ और काम खत्म हुआ। क्लियर? समझ आया? तो ये 50,000 जो है क्या कहलाएगा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर गैम्बल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना है हमें, अभी आगे देखना हमने इसको कहाँ कहाँ यूज करना और कैसे कैसे यूज करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर टिल हियर? प्रियांशी क्लियर? क्विकली कंफर्म बेस्ड ऑन दिस वी विल बी डूइंग अनदर एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसी के नीचे एक क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्विकली अटेम्प्ट दिस, आई एम गिविंग यू ओनली 2 minutes। Suppose that an investor is asked to choose between various pairs of strategies and responds as follows. Between B and D, he chooses B. Between A and D, he chooses D. Between C and D, he is indifferent. Between B and D, he chooses B. Between A and C, he chooses C. And between D and D, he is again indifferent. तो बहुत सिंपल है, बचपन में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते थे ना, उसी का क्वेश्चन है ये। तो एक एक आउटकम निकालें, B इज ग्रेटर देन D, देन D इज ग्रेटर देन A, देन C इज इक्वल्स टू D, देन B इज ग्रेटर देन E, देन C इज ग्रेटर देन A एंड देन D इज इक्वल्स टू E। तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है कि B और C का देखो, पहले सबसे पहले हमें क्या देख रहे हैं, B इज ग्रेटर देन D, चलो ये लिख लेते हैं, ये एज इट इज लिख लेते हैं। अब D इज ग्रेटर देन A, ये पक्का पक्का है। उसके बाद C इक्वल्स टू D, ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल्स टू C। देन B इज ग्रेटर देन E, अभी के लिए इसको होल्ड पे रखो, B इज ग्रेटर देन E, ठीक है। C इज ग्रेटर देन A, तो ये तो हो ही गया, C इज ग्रेटर देन A। D इज इक्वल्स टू E, तो यहीं पे लिख दो E, और ये वाला रूल भी यूज हो गया, B इज ग्रेटर देन E। तो इसका मतलब क्या हुआ, B बड़ा है तीनों से, किस किस से, D, C, E इज ग्रेटर देन A, और अलग से आप लिख सकते हो D इक्वल्स टू C इक्वल्स टू, या फिर ये पूरी टर्म आप ऊपर लेके जाके एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से हमें प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना भी आया। अगेन फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग बना रहे थे। लेट्स मूव टू दी सेकंड सेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now we will be understanding some
definitions which we'll be using throughout the chapter. First definition I have already make you understood, but again उसको फिर से repeat कर लेते हैं. आप section 2 के अंदर आओगे, आपको एक property दे रखी है non satiation. इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, इंसान है, आपको मैं बोल दूं 1 करोड़ की लॉटरी लगी, आप कहोगे ठीक है, अच्छी बात है, मजा आ गया. अब मैं आपको बोलूं फर्दर आपकी 50 लाख की एक लॉटरी लग सकती है, आप क्या बोलोगे? नहीं मेरा तो सेटिस्फाइड हो. नहीं, आपको आने दो, जितना आ सकता है आने दो. इसी को क्या बोलते हैं हम? नॉन सेटिएशन प्रॉपर्टी. जब आपकी भूख खत्म हो गई, तब उस केस में यूटिलिटी थ्योरम अप्लाई करने की कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं? हम यूटिलिटी थ्योरम में असम्पशन क्या ले रहे हैं? विद मोर वेल्थ योर यूटिलिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड. अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि कितनी वेल्थ ऐड करें तो आपकी यूटिलिटी कहां से चेंज होगी, कितनी प्रोपोर्शन में चेंज होगी. अभी हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं? अगर वेल्थ इंक्रीज हो रही है तो यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी. तो ये हमारे सबसे पहले प्रॉपर्टी हो गई नॉन सेटिएशन प्रॉपर्टी. इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? दैट UW इज अ स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन. दैट मीन्स व्हाट? U dash W will always be greater than 0. This is the non-satiation property. Okay, there is one question. सर इस चैप्टर में मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं डिफिकल्ट. अभी विदित इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं, हमें खुद ही प्रैक्टिस करेंगे. अभी 2-3 क्लास लगेगी इस चैप्टर पे, ऑलमोस्ट 2 to 2.5 क्लासेस लगेगी हमें. एंड तक आते आते आपको खुद पता लग जाएगा. अगर कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के, तो क्वेश्चंस पे दिक्कत नहीं आने वाली. तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो अभी. इज इट क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी लिखो, द डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ इज ऑफन रेफर टू एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ. ये वाली स्टेटमेंट जो मैं लिखवा रहा हूं, नॉन सेटिएशन इज इक्विवेलेंट टू एन assumption. Non-satiation is equivalent to an assumption that the marginal utility of wealth is strictly positive. Non-satiation is equivalent to an assumption that the marginal utility of wealth is strictly positive. सिर्फ इतना स्टेटमेंट याद रख लो, आपको एग्जाम में याद रहेगा. और एक ये याद रख लो that U dash W is always greater than 0. अगर ये चीज नहीं है तो उस केस में यूटिलिटी थ्योरम लगाने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया कि ये चीज यूटिलिटी थ्योरी, लेकिन अभी तक हमने ना कहीं ये बात नहीं करी कि एक इन्वेस्टर का नेचर कैसा है. अब इन्वेस्टर के नेचर की थोड़ी सी बात करेंगे. देखो 3 तरीके के नेचर हो सकते हैं इन्वेस्टर के. एक हो सकता है रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, जो कहेगा यार ठीक है, मेरे लिए पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं पैसा गवाऊं ना. ठीक है, इस ऐसे इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि अगर मैं उसको एक ऑप्शन दूं कि आप यहां पे पैसा लगाओ, या तो आपको 50 लाख मिल जाएंगे या आपके 50 लाख चले जाएंगे, तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 50 लाख आ जाए, ठीक है, वो उनको खुशी देगा. लेकिन अगर वो 50 लाख चले गए तो वो जो गम होगा वो उनका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो खुशी मिलती है जो 50,000 ऐड होने पे. गेटिंग माई पॉइंट? ये किस केस में होगा? दिस इज द केस ऑफ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर. तो पहले टाइप का इन्वेस्टर क्या पढ़ रहे हैं हम? रिस्क एवर्स इन्वेस्टर. अब दूसरे टाइप का इन्वेस्टर क्या पढ़ेंगे हम? जहां पे क्या आएगा, यार ठीक है चले गए, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पैसा बन सकता है. अगर मैं ऐसा गैम्बल ले रहा हूं जहां पे पैसा बन सकता है तो मैं ऐसे गैम्बल पे पैसा लगाना चाहूंगा. इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर. ठीक है, अब तीसरे टाइप का इन्वेस्टर पढ़ेंगे जो कहता है यार मतलब आई एम इनडिफरेंट, कि मैं उसको ले भी लूंगा नहीं भी लूंगा, वो मेरे मूड पे डिपेंड है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे पैसा बन रहा है या मेरा पैसा जा रहा है, तो मेरे मूड पे डिपेंड है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक तरीके का रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर, जो एक फेयर गैम्बल के बीच में इनडिफरेंट रहता है, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता. तो ये सब समझने से पहले एक समझते हैं पहले चीज कि फेयर गैम्बल हम किसको बोलते हैं. तो उसको एक क्वेश्चन के बेसिस पर समझते हैं. जस्ट वेट, लेट मी ओपन वन क्वेश्चन and try to understand what do you mean by a fair gamble. Do this. Question on my screen. Suppose that an unbiased coin is tossed once. Determine the fairness of a gamble in which you receive 1 if it lands heads up and lose 1 if it lands tails up. तो +1 होगा with probability 1/2 and +-1 होगा with probability 1/2. तो ओवरऑल आउटकम क्या आएगा? 0. तो जिस भी गैम्बल का ओवरऑल आउटकम 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं? फेयर गैम्बल. कभी भी आप देखना, कोई अगर आप कैसीनोज जाते हो या फिर कोई लॉटरी टिकट लेते हो, कभी भी उसमें आपका ये एक्सपेक्टेड आउटफ्लो 0 नहीं होता. बिकॉज अगर वही 0 हो गया तो जो ये चीज चला रहा है, कोई कैसीनो चला रहा है, कोई
लॉटरी की टिकट्स चला रहे हैं तो उनका क्या प्रॉफिट होगा, स्किन इन द गेम क्या होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा उनकी साइड पे टिल्ट होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने देखा हो मूवीज में देखते हैं एक रूलेट टेबल होता है जहाँ पे हम एक बॉल ड्रॉप करते हैं और फिर नंबर आता है, वहाँ पे नंबरिंग क्या होती है, वहाँ पे नंबरिंग कहाँ से कहाँ होती है, दो तरीके की रूलेट टेबल होते हैं, एक होता है आपका यूरोपियन रूलेट टेबल, एक होता है आपका अमेरिकन रूलेट टेबल। अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी के लिए आप ऐसे समझो उसमें नंबरिंग होती है 0 1 2 3 टिल 36, यहाँ तक नंबरिंग होती है। अब अगर आप एक सिंगल नंबर को चूज करके पैसा लगाते हो तो आपके हिसाब से आपको कितना पैसा मिलेगा, वो आपको 36 टाइम का मल्टीपल पैसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 रुपये लगाया तो आपको कितने मिलेंगे, 36 मिलेंगे, लेकिन हर एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/37, बिकॉज जीरो भी इंक्लूडेड है। आया समझ? तो ये वाला जो डिफरेंस है यही उस कैसीनो का क्या है, गेन है, और ये एक फेयर गैम्बल नहीं है उस केस में। क्लियर? अब यहाँ पे हेड टेल्स वाला जो हमने क्वेश्चन समझा, इसमें क्या हो रहा है, या तो हेड्स आएगा या टेल आएगा, प्योर रैंडम नेचर है, हमें नहीं पता, कुछ भी आ सकता है जब तक वो शोले वाला कॉइन ना हो। एक अगर अनबायस्ड कॉइन का जहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है बात करें तो एक फेयर गैम्बल है, कुछ भी आ सकता है। तो जहाँ पे जो गेम खिला रहे हैं वो भी हार सकता है और जो गेम खेल रहे हैं वो भी हार सकता है, और दोनों केसेस के होने के इक्वल चांसेस है। स्टूडेंट्स क्लियर? ये फेयर गैम्बल वाला टर्म हम बार बार यूज करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, तो आपको ये समझ आना चाहिए। अब हम लिखते हैं डेफिनेशंस ऑफ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, रिस्क लविंग इन्वेस्टर और रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर। तो अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, रिस्क एवर्स, ये लिख लो डेफिनेशन, ये काम आएगी आपको, नोट्स बना लो इसके साथ साथ। अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर वैल्यूज एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन वेल्थ, a risk averse investor values an incremental increase in wealth less highly than an incremental decrease and will reject a fair gamble. I am just dictating you this statement. तो इसका मतलब समझे लेमैन टर्म्स में, तो क्या मतलब निकलता है, जो मैंने बोला, जो एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होएगा वो कहेगा यार +1 तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा डर किस चीज का है कि कहीं -1 ना हो जाए, ठीक है, इसलिए वो क्या कहेगा, फेयर गैम्बल मैं नहीं लूंगा, मैं तभी कोई गैम्बल चूज करूंगा जहां पे एक्सपेक्टेड इनफ्लो 0 से ज्यादा हो, बेशक 0.00001 हो, लेकिन वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, वो फेयर गैम्बल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मेरे हक में होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, इस केस में एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के केस में हमारा U-W विल ऑलवेज बी लेस देन 0, और अगर मैं उसके यूटिलिटी कर्व को देखूं, लेट मी जस्ट शो यू, अगर मैं उसकी यूटिलिटी कर्व को देखूं वो कैसा शेप करेगा, एक कनकेव की तरह वो शेप करेगा। इज इट क्लियर? इज अ स्ट्रिक्टली कनकेव फंक्शन ऑफ वेल्थ, दिस यूटिलिटी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कनकेव फंक्शन ऑफ वेल्थ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ रहा है? आई एम गोइंग रियली स्लो। इसको अभी हम एक और तरीके से समझेंगे। आप ऐसा समझ सकते हो, एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के केस, मान लो उसके पास 1 करोड़ रुपए, उस 1 करोड़ के बाद अगर उसको 50 लाख मिल रहे हैं तो उसको जितनी खुशी होगी उससे कम खुशी होगी अगर उसको 1.5 करोड़ के बाद अगला 50 लाख मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये वाला एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखना। अगर एक इन्वेस्टर है, एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, उसके पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, खुशी उसको मिलती जाएगी, बेशक उसके पास 100 करोड़ हो जाए, लेकिन पहले 1 करोड़ के बाद जो 50 लाख मिल रहे हैं तो 1.5 करोड़ हो गया, उसको जितनी खुशी मिली होगी, अब उस 1.5 करोड़ के बाद अगर फिर से 50 लाख मिलेगा तो उससे कम खुशी होने वाली है। मतलब उसका जो यूटिलिटी कर्व होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग कर्व होगा। समझ आया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी विद द लेवल ऑफ वेल्थ। ये भी एक पॉइंट लिख लो। इन केस ऑफ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ decreases with the level of wealth. Is it clear, students? तो इसको इन्होंने एक एग्जाम्पल से भी समझा रखा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे बस एक क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने कैसे समझा रखा है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो उन्होंने ये इक्वेशन ली कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होगी, हाफ ऑफ वेल्थ में से 1 चला गया, हाफ ऑफ वेल्थ में 1 ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसको सॉल्व कर करके यहाँ पे देखो वो क्या कह रहे हैं, वेल्थ से 1 रुपया चला जाए उसको वो ज्यादा रेट कर रहे हैं वर्सेस वेल्थ में $1 का गेन हो जाए।
बस यही हम बताते हैं किस केस में, एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के केस में। इज इट क्लियर? नाउ क्विकली राइट फॉर रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर, और कभी कभार हम इसको बोल देते हैं रिस्क लविंग इन्वेस्टर। तो रिस्क लविंग इन्वेस्टर के केस में हम क्या पढ़ेंगे, U dash W will be greater than 0, will be greater than 0. You can just quickly write the definition. A risk seeking investor values an incremental increase in wealth more highly than an incremental decrease and will seek a fair gamble, will always seek a fair gamble. A risk seeking investor or risk loving investor values an incremental increase in wealth more highly than incremental decrease and will seek a fair gamble. और अगर मैं इसके मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन की बात करूं तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले इसका वेल्थ का फंक्शन कैसा होगा, वेल्थ और यूटिलिटी का फंक्शन कैसा होगा, इट विल बी कन्वेक्स, इसका कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स मतलब लेट मी जस्ट शो यू, फिजिक्स पढ़ के आए हैं सारे 10 तक की, दिस इज द कन्वेक्स कर्व, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, मतलब जो भी एक्स्ट्रा डॉलर वो अपनी वेल्थ में ऐड करेगा वो पिछले वाले एक्स्ट्रा डॉलर से उसको ज्यादा वैल्यूएबल होएगा। मतलब आज के डेट में अगर वो 1 करोड़ पे खड़ा है, कल को वो 2 करोड़ पे होएगा, फिर वो 3 करोड़ पे होएगा, तो हर 1 करोड़ पे उसकी यूटिलिटी पहले वाले 1 करोड़ से ज्यादा है। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर के केस में। तो एक में लेस देन 0 हो गया, एक में ग्रेटर देन 0 हो गया। तो रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर के केस में क्या होने वाला है, U डबल डैश W विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0, और इसका कर्व क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर बनेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो पहले 1 करोड़ पे खड़ा है उसके बाद जो अगला 1 करोड़ ऐड करेगा और उसके बाद जो अगला 1 करोड़ ऐड करेगा उसको सेम फीलिंग आने वाली है। वो ऐसे नहीं कहेगा यार पहले वाला ज्यादा अच्छा था यार ये वाला कम अच्छा है, उसके लिए हर 1 करोड़ वो जो ऐड कर रहा है उसके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स क्लियर? क्विकली टेल मी, इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यस आ रहा है, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे और बहुत दिमाग लगा के करेंगे। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। Okay, there is one question, sir. What can we say about marginal utility function in case of a risk neutral investor? So what should be the answer? Marginal utility function will be constant. Perfect, Priyanshi. अमन, रिस्क एवर्स के केस में मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन डिक्रीज करेगा, रिस्क सीकिंग के केस में इंक्रीज करेगा, और रिस्क न्यूट्रल के केस में वो कांस्टेंट रहेगा। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, यूटिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन यूटिलिटी इंक्रीज होने पे जो उसको फीलिंग आएगी वो सेम रहने वाली है हर एक एडिशनल डॉलर के साथ। या तो ये बोल सकते हो जितनी भी वेल्थ इंक्रीज होगी उसमें चेंज इन यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट है। Last 2 minutes, students, then we will discuss this question. चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला फर्स्ट डिस्कस करते हैं, इग्नोरिंग एनी प्लेजर। ठीक है, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया, जो एड्रेनल पुश मिलता है हमें जुआ खेल के, उसको अगर हम इग्नोर कर दें, ठीक है। अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर विल, फर्स्ट पार्ट, नेवर गैम्बल, एक्सेप्ट फेयर गैम्बल्स एंड
सम गैम्बल्स विद एन एक्सपेक्टेड लॉस, नन ऑफ द अबव. व्हाट? नन ऑफ द अबव. क्यों प्रियांशी? हमने क्यों नहीं, वो कभी गैम्बल नहीं करेगा. एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर कभी गैम्बल नहीं करेगा. करेगा. कब करेगा? जब उसको लग रहा होगा कि उसको जो पैसा आएगा वो कंपनसेट कर जाएगा जितना वो रिस्क ले रहा है. ठीक है, पहली बात तो कभी गैम्बल नहीं करेगा, ये चीज गलत है. गैम्बल करेगा वो. ऑलवेज एक्सेप्ट फेयर गैम्बल? नहीं, वो फेयर गैम्बल तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. फिर क्या लिखा है? एक्सेप्ट फेयर गैम्बल एंड सम गैम्बल्स विद एन एक्सपेक्टेड लॉस. ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. उसको एक्सपेक्टेड लॉस तो समझ आता ही नहीं है कि होता क्या. नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज वो वही गैम्बल एक्सेप्ट करेगा जहां पे उसको लग रहा होगा कि जो मुझे प्रॉफिट आने वाला है वो कंपनसेट कर जाएगा उसको जो मैंने रिस्क लिया. सेकंड पार्ट, ignoring any pleasure again derived from gambling unless neutral investor will always accept fair gambles, always accept unfair gamble, always accept better than fair gamble. तो अब एक नेक्स्ट न्यूट्रल की बात कर रहे हैं. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स मोर, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं. ओके, बड़े अलग अलग आंसर आए मेरे पास सेकंड पार्ट के. सेकंड पार्ट में सब कह रहे हैं सर एक ऑप्शन मिसिंग है. देयर शुड बी एन ऑप्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू. चलो डिस्कस करते हैं. अभी फर्स्ट को छोड़ देते हैं, पहले सेकंड और थर्ड को डिस्कस करते हैं. ऑलवेज एक्सेप्ट अनफेयर गैम्बल क्यों करेगा रिस्क न्यूट्रल? रिस्क न्यूट्रल इनडिफरेंट है, तो वो क्यों अपना पैसा खोना चाहेगा? ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं है. थर्ड, ऑलवेज एक्सेप्ट बेटर देन फेयर गैम्बल्स. यस, दिस इज करेक्ट. ठीक है, जब भी उसको लग रहा होगा कि पैसा बन जाएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा. अब आते हैं फर्स्ट पे, ऑलवेज एक्सेप्ट फेयर गैम्बल्स. क्या रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर हमेशा एक्सेप्ट करेगा ही करेगा? हमने क्या बोला है? उसके मूड पे डिपेंडेंट है, वो इनडिफरेंट है. तो इनडिफरेंट का मतलब क्या है? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई फॉल्स. ठीक है, सेकेंड भी फॉल्स थी, सिर्फ थर्ड ट्रू है. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अगेन करेक्ट. सो आया स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. थर्ड पार्ट, अ रिस्क रविंग इन्वेस्टर विल ऑलवेज एक्सेप्ट अ गैम्बल, ऑलवेज एक्सेप्ट अनफेयर गैम्बल, ऑलवेज एक्सेप्ट फेयर गैम्बल्स. इजी. ऑलवेज एक्सेप्ट फेयर गैम्बल इज करेक्ट, ये तो होगा ही होगा. अब ऑलवेज एक्सेप्ट अ गैम्बल, अरे भाई रिस्क लविंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलो कि तेरे को 1 करोड़ रुपए देंगे विद 1% प्रोबेबिलिटी और 1 लाख लेंगे विद 99% प्रोबेबिलिटी. ठीक है, उसको भी देखेगा कि भाई मुझे पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा. और ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेने तैयार हूं, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी तो फेयर गेम होनी चाहिए. तो ये हो गया इनकरेक्ट. ऑलवेज एक्सेप्ट अनफेयर गैम्बल, जब यही इनकरेक्ट हो गया, ये तो ऑलमोस्ट इनकरेक्ट हो ही गया. तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी. तो तीनों में डी ऑप्शन करेक्ट. क्विकली कंफर्म स्टूडेंट्स, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, सब केसेस आ रहे हैं. तो मुझे नेक्स्ट सेक्शन करना था, वी हैव लेस टाइम, तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. नेक्स्ट सेक्शन फिर नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे. लेट अस प्रैक्टिस 1 or 2 क्वेश्चंस. Okay students, quickly practice question 2.6. Understand the question very carefully.
एज ऑफ नाउ वी कैन डू ओनली फर्स्ट पार्ट, तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे अभी। फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल था, हो गया सबका। तो पूछा है गैम्बल फेयर है या नहीं है, तो बताओ फेयर है या नहीं है। फेयर है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है गैम्बल की वो कितनी आ रही है, 0। कर ले सॉल्व, कैसे कैसे होएगा बताओ प्रियांशी, क्या इक्वेशन बनी? 1/4 प्रोबेबिलिटी बनी दी हुई है हमें, कितनी वेल्थ बन जाएगी हमारी? 1.3 टाइम्स दी वेल्थ, और 3/4 प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कितनी वेल्थ बन जाएगी हमारी? और कुछ दे रखा है तो कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी, क्विकली टेल मी व्हाट? W। तो जहां पे थे वहीं पे आ गए, दैट मीन्स गैम्बल इज फेयर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इसके रिमेनिंग पार्ट्स बाद में करेंगे। अभी मैं देखता हूँ कुछ ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या जहाँ तक हमने कवर करा है। लेट मी जस्ट चेक। नॉट मच, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी हम चीज़ें फास्ट चलाएंगे और थोड़ा सा हम उसको लॉन्ग क्लास रखेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास, बट येस इट विल टेक ऑलमोस्ट 1.5 क्लासेस मोर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे थर्ड स्टार्ट कर दे, बट इट्स ओके, नहीं भी हुआ तो। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास।